नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि आम चुनाव से पहले बीजेपी दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है और इसके लिए जल्द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA नियम तय करेगा। आखिर ये क्या होता है नागरिकता कानून, वो भी आपको बता दें, और इसके लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे और इससे किसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो बता दें कि ये कानून भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। भारत के 3 पड़ोसी देशों के विस्थापितों को भारत की नागरिकता देगा। 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों पर यह लागू होगा। नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार मिलेंगे। 3 देशों से आए विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। कौन से ऐसे 3 देश हैं जिनके विस्थापितों को यह कानून देगा, यह भी आपको बता देते हैं। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के विस्थापितों को नागरिकता मिलेगी और इसके तहत इन देशों से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक तैयार हो चुका है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को फिर से लागू करने की 4 साल के बाद कवायद तेज हो चुकी है, जिसमें अब सियासी जो विपक्ष है वो भी कह रही है, लेकिन अब MHA की पूरी तैयारी है कि देश में एक बार फिर से लागू किया जाए CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है। तमिलनाडु के बाद आज पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के कावारत्ती पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया और लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी लक्षद्वीप को 1150 करोड़ रुपए की सौगात दी। खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा लक्षद्वीप में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही, उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर है या जो समंदर के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर के आखिरी छोर के इलाके हैं, वहां हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र, हर नागरिक का जीवन आसान बनाना, उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। से प्रभु श्री राम के आगमन पर स्वच्छता का संकल्प लेने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम सभी देशवासी 14 जनवरी से अपने आसपास के मंदिरों की सफाई में जुट जाएं। आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहे, इसलिए अयोध्या वासियों को एक संकल्प लेना है, अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामलला की अचल मूर्ति को 17 जनवरी को अयोध्या नगर में घुमाया जाएगा। इस दौरान मूर्ति का चेहरा ढका रहेगा, क्योंकि सनातन परंपरा के मुताबिक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले
उसका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता है। इसके बाद सभी अन्य वैदिक अनुष्ठान शुरू किए जाएंगे। भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति का निर्माण कराया गया है, जिसकी लंबाई पैर से ललाट तक 51 इंच है। उत्तर प्रदेश के मंडला में एक व्यापारी ने रामायण की मिरर इमेज तैयार कर दी है। मतलब उन्होंने बाएं से दाएं नहीं बल्कि दाएं से बाएं यानी उल्टे तरीके से रामायण लिखी है। इस तरह लिखी गई रामायण को सिर्फ शीशे में देखकर ही पढ़ा जा सकता है। अखिलेश अग्रवाल नाम के इस व्यापारी ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1990 के दशक में इस तरह रामायण लिखी थी, जिसे उन्होंने अब तक संजो कर रखा है। मैंने रामायण लिखा जिसमें मुझे लगभग 1 माह का समय लगा। चाहता हूं कि राम मंदिर जो इस देश में 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन है, वहां के संग्रहालय में मैं अपनी ओरिजिनल प्रति रखना चाहता हूं। और ऊपर वाले से यही मेरा है कि मेरी ये ख्वाहिश जो है और मेरी ये अमानत 28 साल की जो मैंने रखी हुई है, वह वहाँ जमा हो जाए तो हमेशा के लिए चीज ये कि यादगार बन जाएगी। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत को भी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। बीजेपी नेता और अर्जुन मूर्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें रजनीकांत को समारोह में आने का न्योता दिया जा रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम आने वाले हैं। आज आपको ले चलते हैं अयोध्या से करीब 16 किलोमीटर दूर भरत कुंड। ये वही स्थान है जहां भरत ने अपने भाई के वियोग में 14 साल तक तपस्या की। आज 500 साल बाद हम सभी भारतीय प्रभु राम के आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक वैसे ही त्रेता युग में भरत ने प्रभु राम का इंतजार किया था। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अयोध्या पर्व। अयोध्या पर्व में आज बात भरत कुंड की। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर स्थित है भरत कुंड। भरत कुंड वो स्थान है जहां पर प्रभु राम के भाई भरत ने 14 बरस तक अपने भाई का इंतजार किया। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कहानी भरत कुंड की। अयोध्या में नंदीग्राम भरत कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम के भाई भरत ने राम के वनवास से लौटने के लिए तपस्या की। मान्यता है कि प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले गए तो भरत उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन राम ने भरत को नंदीग्राम पर ही रोक दिया। 14 वर्ष की वनवास की यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम जब चित्रकूट में थे तो उनके भाई भरत उनको मनाने के लिए गए। प्रभु राम ने मना कर दिया, वो नहीं लौटे। वहां से भाई भरत प्रभु राम की चरण पादुका लेकर लौटे, अयोध्या नहीं गए। वो चले आए नंदीग्राम भरत कुंड, और यहाँ पर भरत सरोवर के पास यहीं पर 14 साल तक उन्होंने तप किया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे भैया वनवास काटकर वापस नहीं आ जाते मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं वो राजपाट नहीं संभालूंगा। यहीं पर वो नित्य निरंतर उनका ध्यान करते रहे, तपस्या करते रहे, तप करते रहे और इस सरोवर में स्नान करते रहे। भरत कुंड के जानकार बताते हैं कि चित्रकूट से प्रभु श्री राम का चरण पादुका लेकर भरत कुंड चले आए और यहीं से तपस्या करते हुए पादुका के आदेश पर राजपाट चलाने लगे। चरण पादुका को उन्होंने सिंहासन पर आरूढ़ किया और चरण पादुका से पूछ के कि कैसे राजपाट का संचालन करना है। जो आदेश चरण पादुका से होता था उसी अनुरूप वो अपने मंत्रियों को और वहां से जुड़े प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जो अयोध्या के थे तत्कालीन, उन लोगों को निर्देश देते थे। उसी हिसाब से अयोध्या का राजपाट होता था, संचालन होता था। प्रभु राम के वनवास जाने के बाद भरत यहीं पर राम का इंतजार करते रहे। ये इंतजार ठीक उसी तरह है जैसे कलयुग में 500 साल देश की जनता कर रही है। तो प्रभु राम के भक्तों का इंतजार समाप्त होने वाला है। 500 वर्षों की तपस्या का परिणाम आने वाला है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ये तो हमारे युग की कहानी है, लेकिन त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम 14 बरस का वनवास काट कर लौटे थे तो अयोध्या नहीं गए, पहले अपने भाई भरत से मिलने के लिए भरत कुंड आए थे।
नंदीग्राम में प्रभु राम की चरण पादुका के साथ भरत तप करने लगे और यहीं से उनके आदेश पर अयोध्या का राज चलाते रहे। समझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग होई सोई। आपके द्वारा जो कहा गया समझा गया वो वही धर्म का सार बनेगा। तो भरतलाल जी ने बताया कि हम राम नंदीग्राम रहना चाहते हैं, तो वहां से राम मात गुरुपत सिरनाई प्रभु पद पीठ रजाए सुपाई नंदी गांव कर परन कुटीरा कीन निवास धर्म तेरा। वहां से आते हैं नंदीग्राम, राम मात गुरुपद सिरनाई प्रभु पद पीठ रजाए सुपाई, जो प्रभु पद मिला था उसको लेकर के आते हैं और यहाँ पर पादुका के लिए सिंहासन बनाते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं भरत गुफा, जहाँ प्रभु राम के इंतजार में भरत ने 14 वर्ष तक इंतजार किया। इसी गुफा से भरत अयोध्या का शासन भी चलाते रहे। जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो पल पल भारी होता है, और जब भरत जी 14 वर्ष तक राम का इंतजार कर रहे थे तो आप सोचिए कि उनके लिए हर क्षण कितना भारी रहा होगा। वो क्या करते रहे होंगे? वो यहाँ आकर तपस्या कर रहे थे। ये भरत गुफा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। इसी भरत गुफा में बैठकर वो 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे, इंतजार करते रहे कि कब ये घड़ी समाप्त होगी, कब मेरे भैया राम लौट कर आएंगे और मेरा उनका मिलन होगा। हम इस गुफा के भीतर चलेंगे, आपको दिखाएंगे वो स्थान जहां पर भरत जी 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे, तप करते रहे, ध्यान लगाते रहे। न्यूज़ 18 की टीम भरत गुफा में पहुंची, जहां भरत जी अपने भाई के वियोग में विराजमान हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज भी गुफा पूजनीय है। यहाँ भगवान भरत के दर्शन के लिए लोग आते हैं। तो भरत गुफा के भीतर हम आ गए हैं। यहाँ पर भरत जी की प्रतिमा आप देख पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर वो ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने भाई के लौट आने का, प्रभु राम के लौट आने का। 14 वर्ष का इंतजार आसान नहीं था। जिस प्रकार से आज राम भक्तों ने 500 वर्ष का इंतजार किया रामलला के मंदिर के निर्माण का, ऐसे ही त्रेता युग में भरत जी ने इंतजार किया था अपने भाई के वनवास से लौट आने का, और वो 14 वर्ष का जो इंतजार था वो आसान नहीं रहा होगा। भरत के तप का समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन वो वक्त भी आया जब प्रभु राम के 14 वर्ष का वनवास खत्म होने वाला था। आने से पहले प्रभु राम ने हनुमान के जरिए भरत को संदेश भेजा। जब हनुमान जी ने भगवान राम के आने की सूचना दी तो भरत खुशी से झूम उठे। ये वट वृक्ष उसी मिलन का गवाह है। तो भरत कुंड में घूमते हुए हम उस प्राचीन वट वृक्ष के पास आ गए हैं, जो प्रतीक है भरत और हनुमान जी के मिलन का। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री भरत हनुमान मिलन वट वृक्ष प्राचीन। इसके पीछे की भी एक कहानी है, कहानी बताते हैं आप। प्रभु राम के आने एक वीडियो ने राज्य की राजनीति फिर गरमा दी है। वायरल हो रहे इस वीडियो में सिद्धारमैया एक मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़े दिखे, लेकिन वो अंदर नहीं घुसे, वो बाहर से ही हाथ जोड़कर खड़े रहे। यही वो तस्वीरें हैं जो मंदिर के दरवाजे की बाहर की हैं, जहां पर सिद्धारमैया हाथ जोड़कर खड़े हैं। इस दौरान वो ऐसा इशारा करते नजर आए जैसे मंदिर जाने से मना कर रहे हों। इस वजह से बीजेपी एक बार फिर सिद्धारमैया पर हमलावर हो गई। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने सिद्धारमैया को हिंदू विरोधी बताया है। तो बीजेपी का सिद्धारमैया पर हमला हिंदू विरोधी बताया है। सिद्धारमैया को एक मंदिर के बाहर, वो मंदिर के अंदर प्रवेश ना करते हुए बाहर से हाथ जोड़ते हुए नजर आए। उनके एक्शन, उनके जेस्चर, उनके पोस्टर से बीजेपी उनको हिंदू विरोधी बता दी। अब ज्ञानव्यापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और इसके बाद फैसला आ सकता है। दरअसल मंदिर और मस्जिद पक्ष ने रिपोर्ट देने की मांग की है। बता दें कि वाराणसी जिला जज कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे किया था और इसके बाद एएसआई ने कोर्ट में सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए केजरीवाल के पेश होने से साफ इनकार किया है। बड़ी खबर इस बीच की है, जहां पर यह लगातार तीसरा मौका है जब केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। इससे पहले केजरीवाल को पहली नोटिस नवंबर में भेजी गई थी, लेकिन वो पेश होने की बजाय विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। जबकि दूसरी नोटिस दिसंबर में भेजी गई, तब भी वो हाजिर होने की बजाय पंजाब में
विपश्यना पर चले गए थे और अब तीसरी नोटिस जब जनवरी में भेजी गई तो उन्होंने कहा कि ये राजनीति से ओतप्रोत है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यानी 3 बार बैक टू बैक ईडी की नोटिस, लेकिन तीनों बार अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए जिनसे सवाल जवाब किया जा सके दिल्ली शराब घोटाले के मामले में। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर बीजेपी हमलावर दिखी। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी कारोबारियों के यहां ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी झारखंड में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी विनोद कुमार नाम के एक आरोपी के यहां छापेमारी कर रही है और विनोद कुमार का रांची के राजनीतिक गलियारे में बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। रांची के पिस्का मोड़ रातू रोड में रहने वाले रोशन नाम के आरोपी के यहां भी ईडी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई कर रही है। साथ ही रातू रोड स्थित पिंटू उर्फ अभिषेक प्रसाद के घर पर भी ईडी की छापेमारी की जा रही है। अभिषेक प्रसाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है। झारखंड में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ईडी की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीकरणपुर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज, और आज शाम 6 बजे ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि उसके खेमे में ये सीट आ जाए। बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी हैं प्रत्याशी, जिसको बीजेपी ने पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी है, जिससे सभी थे हैरान। और कांग्रेस से रुपिंदर पाल सिंह है उम्मीदवार, जो कि गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं। गंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनावों का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे, तो वहीं पिछले 1 सप्ताह से भी अधिक समय से भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरे लगातार जारी हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्रियों का जमावड़ा और चुनाव प्रचार लगातार जारी है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसंपर्क करते हुए चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं जिला निर्वाचन विभाग भी 5 जनवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में 249 मतदान केंद्रों पर 2,40,826 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2,41,000 मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंप विधानसभा भेजते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और वहीं अगर बात श्रीकरणपुर चुनाव को लेकर की जाए तो न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी जीत का दावा किया है। सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड नहीं चलेगा। में विधानसभा का चुनाव प्रचार आज थम रहा है, किस तरह का माहौल है और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का दावा क्या है, आइए बात करते हैं। आप जाकर के आए हैं, माहौल देखा है, करणपुर की जनता कह क्या रही है? करणपुर में कमल खिलेगा, ये करणपुर की जनता ने तय कर लिया जी। उसके पीछे कारण है कि पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस के कालखंड में जिन लोगों ने थानों की और दफ्तरों की दलाली की, जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया, प्रताड़ित किया, और नशाबंदी जैसे मामले में
हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और 26 युवाओं ने तो मौत की घाट उतर गए। ऐसे में 5 वर्षों में चाहे फिरोजपुर फीडर हो, चाहे गंगनर वाला विषय हो, चाहे जल वितरण का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, सिर्फ नारे और वादे दिए। अब वहां की जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने ये देखा कि प्रदेश में 1 माह हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने, और उन्होंने अनेक ऐसे फैसले लिए जो राजस्थान के हित में है, राजस्थान के विकास के लिए है, गरीब के कल्याण के लिए है, और विश्वास है मोदी जी की गारंटी के ऊपर। तो मुझे पूरा विश्वास है, और वहां करणपुर की जनता ने तय कर लिया कि करणपुर में सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी को विजयश्री बनाना है। पार्टी ने और आपके मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दांव खेला, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बीच चुनाव में मंत्री बनाया गया, साख दांव पर है पार्टी की। किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि मंत्री बनाने के बाद जनता को भरोसा हो गया कि विकास तो सिर्फ सुरेंद्र पाल टीटी ही करा सकते हैं, इसलिए बीजेपी मजबूत स्थिति में है वहां? निश्चित रूप से वहां की जनता ने तय कर लिया। एक्चुअली सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी पहले भी मिनिस्टर रहे हैं, और मंत्री रहते उन्होंने अनेक काम ऐसे किए गरीब के कल्याण के, श्रमिकों के कल्याण के लिए, जो आज भी वहां उस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनके कालखंड को याद करती है। और मैं सोचता हूं उनके प्रति लोगों में विश्वास है, वो सरल से सरल है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है कि भाजपा ने जो कहा है, जो संकल्प पत्र में कहा है, वो करके दिखाया है। कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर चुनाव लड़ रही है, और उसके नेता हर जगह पर जो है एक ही बात कह रहे हैं कि आपका वोट आपके श्रद्धांजलि। गुरमीत कुन्नर यानी कि दिवंगत हो गए, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप रुपिंदर पाल सिंह रूबी को वोट देंगे। तो ये सहानुभूति वर्सेस विकास का जो नारा है, इसमें क्या आपको लगता है विकास भारी पड़ जाएगा? देखिए, कांग्रेस के काल में अशोक गहलोत जी स्टेट का टैक्स अलग लगाते थे, वहां रूबी टैक्स अलग लगता था, हर थाने में, हर दफ्तर में। तो लोग को रूबी टैक्स देना नहीं चाहते हैं।